नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताऊंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जानने के पहले आप जान जाइए कि हिंदी साहित्य और इतिहास इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिंदी भाष धातु का शब्द है। हिंदी जो है वो भाष धातु का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। हिंदी जो है वो भाष धातु का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अब आते हैं साहित्य पे। अब आइए अब जानते हैं कि साहित्य हिंदी के बारे में और जान लीजिए कि कुछ विद्वान हिंदी शब्द की उत्पत्ति अल-बरूनी की पुस्तक से मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति अल-बरूनी की पुस्तक से मानते हैं। तो कुछ विद्वान हिंदी शब्द की उत्पत्ति जफरनामा नामक पुस्तक से मानते हैं। तो आपने जाना कि हिंदी शब्द क्या होती है। अब जानते हैं कि साहित्य शब्द क्या होती है। अब जानते हैं कि साहित्य जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। साहित्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। साधन हित्य यानी साहित्य, साधन हित्य यानी साहित्य। सा का अर्थ होता है साथ, सा का अर्थ होता है साथ और हित का अर्थ होता है सबका हित, यानी जो सबके हित की बात करता है वो साहित्य है। यानी जो सबके हित की बात करता है वो साहित्य है। यानी कि जिस भी पुस्तक में सबके हितों की बात की जाए, सबके दुखों और सुखों की बात की जाए, वो जिसकी संवेदनाओं को से जुड़ी हो, जिससे सबकी संवेदनाएं जुड़ी हो, वो साहित्य है। यानी जिस भी पुस्तक में सबके हितों की बात की जाए, सबके दुखों और सुखों की बात की जाए, जिससे सबकी संवेदना जुड़ी हो, वो साहित्य है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि ऐसी रचना जहाँ लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना हो, वो साहित्य है। ऐसी रचना जहाँ लोक कल्याण, लोगों का कल्याण और लोक मंगल की भावना हो, वो साहित्य है। तो आपने साहित्य के बारे में जाना। अब जानते हैं कि साहित्य की परिभाषा क्या है। साहित्य की परिभाषा क्या है? तो साहित्य गद्य पद के उन ग्रंथों के समूह को कहते हैं जिसमें लोकहित संबंधी अस्थायी विचार सुरक्षित रहते हैं। साहित्य जो है वो गद्य पद के उन ग्रंथों के समूह को कहते हैं जिसमें लोकहित संबंधी अस्थायी विचार सुरक्षित हों। हिंदी, अब जानिए हिंदी साहित्य की परिभाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र है। संचित प्रतिबिंब मात्र है। यानी कि साहित्य वहाँ की जनता की, साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र है। यानी जनता यानी समाज के लोग, और चित्तवृत्ति का मतलब होता है मन की दशा। यानी चित्तवृत्ति का मतलब होता है मन की दशा। यानी समाज के लोगों के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को देखकर उनकी मन की दशाओं को महसूस कर कवि या लेखक लिखते या रचना करते हैं या एक रूप देते हैं, चाहे वो काव्य के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे उपन्यास के रूप में हो, या चाहे पत्र पत्रिका के रूप में है, वही साहित्य कहलाता है। जैसे प्रेमचंद की कोई रचना हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्रेमचंद की कोई भी रचना हो, वो समाज के एक रूप को प्रदर्शित करती है। प्रेमचंद की रचना एक समाज के रूप को प्रदर्शित कर, चाहे वो कहानी, उनका कोई भी कहानी आप पढ़िए, चाहे उपन्यास पढ़िए, उसको पढ़ते समय यही लगता है कि वह समाज में हो रहा है। यानी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़कर यथार्थ का अनुभव होता है। चाहे प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़िए, चाहे ईदगाह पढ़िए, फिर वो उपन्यास में आ जाइए गोदान को पढ़िए, ये सब यथार्थ जीवन का, जैसे लगता है कि अगल बगल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं का अनुभव करके प्रेमचंद्र ने उसको कागज़ पे उकेर दिया है। यही उनकी कहानी, कोई भी कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, यही महसूस होता है। तो इसलिए प्रेमचंद को यथार्थवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद्र जी ने जो समाज में देखा, सुना और अनुभव किया वही लिख डाला। तो वही ये कहने का मतलब ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी यही कहना चाहते हैं कि साहित्य व जनता जो मतलब जो समाज में जो हो रहा है, जिसको देखकर कवि या लेखक जिसको अनुभव करके जो लिख देता है,
जो रचना कर देता है वही साहित्य है। तो आगे देखिए अब महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य जो है समाज का दर्पण है, यानी कि समाज में हम साहित्य के माध्यम से अच्छी बातें भी जानते हैं और बुरी भी बातें जानते हैं। जैसे रामायण और महाभारत को ले लीजिए, तो रामायण और महाभारत 2 युगों की रचना है। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। लेकिन रामायण में वही देखिए कि जहाँ पे प्रेम, त्याग और बलिदान दिखाया गया है, वहीं पे महाभारत में छल, कपट, प्रपंच, स्त्री का अपमान ये दिखाया गया है। उसी के द्वारा इतनी बड़ी महाभारत देखिए, युद्ध तो दोनों में हुआ, लेकिन दोनों में युद्ध का अलग अलग परिभाषा थी, उसका अलग अलग महत्व था। जो रामायण ग्रंथ में दिखाया गया है कि त्याग क्या होता है, उसके बाद भाई भाई का प्रेम क्या होता है, नारी का सम्मान क्या होता है। तो त्याग में राम जी ने 14 वर्ष का वनवास कबूल कर लिया और भरत जी राजकाज छोड़ करके और जाके कुटी में रहना शुरू कर दिए। दोनों भाई भाई में इतना प्रेम था, वो त्याग को दिखाता है। नारी का सम्मान, सीता के सम्मान के लिए भगवान राम ने युद्ध तक कर डाला, श्रीलंका में जाके रावण का वध तक किया, वहाँ नारी का सम्मान था। यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए महाभारत में कि लालच के द्वारा राजपाट के लिए युद्ध होता है, भाई भाई में षड्यंत्र होता है। दुर्योधन तो युधिष्ठिर के भाइयों के प्रति षड्यंत्र करता है, उसी के द्वारा महाभारत शुरू हो जाता है। नारी का इतना अपमान होता है कि द्रौपदी को भरी सभा में उनका चीरहरण होता है। यहाँ नारी का इतना अपमान हुआ। ग्रंथ तो दोनों हैं, महाभारत भी है, ग्रंथ ही है, साहित्यिक रचना महाभारत भी को कहा जाता है और रामायण भी साहित्यिक रचना है। लेकिन दोनों का समाज का अलग अलग रूप दिखाया जाता है। दोनों ग्रंथ के माध्यम से समाज के रूपों का वर्णन किया गया कि दोनों का अलग अलग रूप है। तो आपने जाना कि साहित्य समाज का दर्पण है। हमको ये आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बालकृष्ण क्या परिभाषा दिए हैं। बालकृष्ण परिभाषा देते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये साहित्य है वो जनसमूह के हृदय का विकास है, यानी समस्त लोगों के हृदय में जो कुछ होता है उन सभी को किसी व्यक्ति या कवि द्वारा उन भावनाओं को ज्यों का त्यों उकेर देना यानी लिख देना साहित्य कहलाता है। फिर से सुनिए, इसको समझा दे रही हूँ कि समस्त लोगों के हृदय में जो कुछ होता है उन सभी को किसी व्यक्ति या कवि द्वारा उन भावनाओं को ज्यों का त्यों उकेर देना यानी लिख देना साहित्य कहलाता है। फिर ये जयशंकर प्रसाद की परिभाषा जान लीजिए साहित्य के बारे में। कविता या साहित्य आत्मा की अनुभूतियों के नित्य नए रहस्य खोलने हेतु प्रयत्नशील रहती है। ये कविता या साहित्य जो है ये आत्मा की अनुभूतियों को नित्य नए रहस्य खोलने हेतु प्रयत्नशील रहती है। तो आपने ये जाना साहित्य के बारे में, साहित्य की परिभाषा के बारे में। अब जान लीजिए कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास के बारे में जैसे ये आप इतिहास जब जानेंगे, साहित्य तो जान लिए, तभी आप ये तुलना करके समझ पाएंगे कि साहित्य क्या कहता है और इतिहास क्या कहता है। तो इतिहास जान लीजिए कि जब भी देखिए इतिहास के बारे में जान लीजिए, इतिहास क्या कहता है। जब भी हम इतिहास की घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण कालक्रम के अनुसार कर देते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। कोई भी घटनाओं का वर्णन या विश्लेषण कालक्रम के अनुसार कर देते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। अच्छा, इतिहास हमें बताता है कि पहले की जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं को कालक्रम मतलब उसका काल क्रम क्या रहा, उसके कारण क्या रहे, उसका परिणाम क्या रहा, इस तरह काल कारण संबंधों की व्याख्या इतिहास में की जाती है। लेकिन इतिहास की किसी घटना को जब हम साहित्य में ले लेते हैं, जैसे पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी और इतिहास की घटना में से ही लिखी गई थी। कहने का मतलब है कि जब यह घटना साहित्य में आई यानी लोक काव्य में आई तो जायसी ने इसके स्वरूप को बदल दिया। जायसी ने पद्मावत की रचना की
चूँकि अन्य ऐतिहासिक घटना में ऐसी ऐसे विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। जो ये अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक थे और चित्तौड़ के शासक जो राजा रत्न सेन थे, इनके बस युद्धों का वर्णन है। लेकिन पद्मावती के जीवन और राजा रत्न सेन का वो मरना युद्ध में मारा जाना और पद्मावती का इनके पति के साथ सती होना, ये सब विस्तृत वर्णन नहीं है। किसी भी ऐतिहासिक जो घटना है उसमें वर्णन नहीं देखने को मिलता, कहीं कहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को आधार बनाकर महाकाव्य लिख दिया। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये पद्मावत को आधार बनाकर, पद्मावती को आधार बनाकर महाकाव्य लिखी। जब ये पद्मावत की रचना किए तो शुरुआत में एक पंक्ति है जिसको देख लीजिए। ये कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना हित का ही भयो बैकुंठी। यानी यहाँ ऐतिहासिक युद्ध का कोई महत्व नहीं है। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक युद्ध का महत्व नहीं है, यहाँ महत्व मानुष प्रेम का, मानवता का, मनुष्यता का। यानी कि यह भाव हमें साहित्य में देखने को मिलता है। मानवता, मनुष्यता और प्रेम भाव साहित्य में ही देखने को मिलता है। इतिहास में कहीं गिनी चुनी आपको दिखाई देगा, लेकिन साहित्य में हर जगह आपका मन, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, उपन्यास के माध्यम से हो या पत्र पत्रिका के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, आपकी भावनाएं उससे जुड़नी है तो जुड़नी है। ये साहित्य है। और इतिहास है, ये जो इतिहास हमें सिर्फ इसी बात की जानकारी देता है कि युद्ध क्यों हुआ था, उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या रहे। लेकिन जब यह घटना साहित्य में आ जाती है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे पद्मावती को ही देख लिए तो आपने जाना कि हिंदी साहित्य का मतलब क्या होता है। अब आइए जानते हैं। अच्छा, इतिहास के जनक भी जान लीजिए। तो इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस हैं को माना जाता है। अच्छा, ये एक यूनानी दार्शनिक थे। हेरोडोटस जो थे एक यूनानी दार्शनिक थे और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत के पहले के कुछ ग्रंथ के बारे में जान लीजिए। हिंदी साहित्य का लेखन के शुरुआत के पहले ही कुछ ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं जो प्रमाणित नहीं है, इसीलिए उसका विस्तृत वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है। बस यही रचना और रचनाकार के बारे में ये मालूम होता है कि ये रचना क्या है, रचनाकार क्या है, इसमें कितने लोग हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत से पहले जो कुछ ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें हम इतिहास सूत्र कहते हैं। तो इतिहास सूत्र का मतलब होता है कि इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए जिनकी मदद ली जाती है उसे इतिहास सूत्र कहते हैं। यानी कोई भी इतिहास हो उसको लिखने के पहले जिस माध्यम, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ से आप अनुभव लीजिए, कोई चीज़ पढ़ के अनुभव लीजिए, तो वही इतिहास सूत्र का है, वही सूत्र कहा जाता है। जैसे देखिए गारसा दत्तासी ने 66 पुस्तकों को पढ़कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसमें से 11 पुस्तकें जो थी वो हिंदी की थी और विभिन्न भाषाओं की रही होंगी, लेकिन उसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थीं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से पहले वो 66 पुस्तकों का अध्ययन किए थे। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। पहले ये जान लीजिए कि हिंदी साहित्य की शुरुआत के पहले के कुछ ग्रंथ, यानी हिंदी साहित्य अभी शुरुआत नहीं हुई थी, हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत नहीं हुई थी, उसके पहले के ये कुछ ग्रंथ हैं जो इस प्रकार से हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि 84 वैष्णवन की वार्ता, इसको किसने लिखा। तो 84 वैष्णवन की वार्ता ये हिंदी साहित्य लिखने के शुरुआत से पहले की बात है। तो ये 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ लिखे थे, गोकुलनाथ ने रचना की थी। 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना गोकुलनाथ ने की थी। गोकुलनाथ जो थे वो बल्लभाचार्य के पौत्र थे। यानी गोकुलनाथ बल्लभाचार्य के पौत्र थे और विट्ठलनाथ के पुत्र थे। मेरे कहने का मतलब कि बल्लभाचार्य के पुत्र तो विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो बल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन इसमें किए हैं। ये 84 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ ने अपने जो इनके दादाजी थे उनके 84 शिष्य थे, उन्हीं का वर्णन इसमें ये किए हैं गोकुलनाथ जी। अपने दादाजी के 84 शिष्यों का वर्णन ये गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता में किया है।
84 वेष्टों की वार्ता ये 14वीं या 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये ग्रंथ 14वीं या 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। अच्छा, इसमें जो कवि थे वो ज़्यादा कृष्ण भक्त और वैष्णव भक्तों का वर्णन है। इसमें जो कवि थे वो ज़्यादातर कृष्ण भक्त या वैष्णव भक्त थे। अब आते हैं 252 वैष्णवों की वार्ता पर। अब आते हैं 252 वैष्णवों की वार्ता पे, जो ये भी इसकी भी रचना गोकुलनाथ किए हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता की रचना गोकुलनाथ किए हैं। गोकुलनाथ जो थे वो विट्ठलनाथ के पुत्र थे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, 252 वैष्णवों की वार्ता में ये अपने पिता विट्ठलनाथ, जो इनके पिता विट्ठल थे, ये इनके दादाजी वो बल्लभाचार्य थे और इनके पिता जो थे वो विट्ठलनाथ थे। तो दादाजी के जो 84 शिष्य थे वो 84 वैष्णव में उन्होंने रचना की है। और 252 वैष्णव की वार्ता में अपने पिता के, जो इनके पिता के 252 शिष्य थे, उन्हीं का वर्णन इसमें किए हैं 252 वैष्णव की वार्ता में। 252 वैष्णव की वार्ता में ये अपने पिता विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन इसमें किए हैं। तो आपने जाना 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। अब आते हैं भक्तमाल पे। तो भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है और भक्तमाल 15वीं शताब्दी में लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये जो भक्तमाल है ये 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी कह लीजिए में लिखा गया है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी में मानते हैं, कुछ विद्वान इसे 15वीं शताब्दी में मानते हैं। तो ये दोनों मान के आप चलिए कि भक्तमाल 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में की गई है। भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में की गई है। और ये भक्तमाल की रचना जो नाभादास किए हैं, ये नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। ये नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। ये जो भक्तमाल की रचना के भक्तमाल ग्रंथ है, ये साहित्यिक ग्रंथ है जो इसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन मिलता है और 316 कवित्तियों जो में है इसका वर्णन हुआ है। अब आते हैं कालिदास हजारा पे। तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी हैं। कालिदास त्रिवेदी ने किया है। कालिदास हजारा रीति काव्य में नायिका ग्रंथ है। ये जो कालिदास हजारा है वो रीति काव्य में नायिका ग्रंथ है। अब कविमाला है। कविमाला की रचना तुलसी है, बस तुलसीदास जी नहीं है, वो भक्ति काल के तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी हैं जिन्हें हरिराय भी कहा जाता है, इन्होंने किया है। मूल गोसाई चरित्र की रचना बेनी माधव दास ने की है। मूल गोसाई चरित्र की रचना बेनी माधव दास ने की है। तो कहने का मतलब कि हिंदी साहित्य लेखन की दृष्टि से ये सभी जितने ग्रंथ आप भी देख रहे हैं ये अप्रमाणित हैं, ये प्रमाणित नहीं हैं। ये हिंदी साहित्य लेखन की दृष्टि से ये सभी रचनाएं अप्रमाणित हैं, क्योंकि इसमें कालक्रम, जन्म तिथि और वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें इन रचनाओं में कालक्रम नहीं है, मतलब कोई भी कालक्रम नहीं है। कहीं का कवि कहीं है, किसी काल का कवि किसी काल में है, तो यहाँ कालक्रम नहीं है। और जन्म तिथि का कोई अता पता नहीं है, ना ही इसमें वैज्ञानिकता है, इसीलिए इन तीनों का अभाव इसमें पाया जाता है। इसी कारण से ये अप्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, प्रमाणित नहीं माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत के पहले के ये ग्रंथ मिलते हैं जिनकी मदद से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, जिनकी मदद से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो आपने अब ये जान लीजिए थोड़ा ये हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत के बारे में। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत कैसे हुई। गारसा दत्तासी और शिव सेंगर, जॉर्ज ग्रिशन इत्यादि कवियों ने क्या क्या किया। तो इस वीडियो में इतना जाने कि हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्षों का माना जाता है और हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। आगे की वीडियो में मैं पूरा इसका विस्तृत बताऊंगी कैसे क्या हुआ है। तो आपने जाना हिंदी लेखन की शुरुआत के पहले के कुछ ग्रंथों के बारे में। आगे की वीडियो में हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत के बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।